नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामंतवाद के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने शॉलमैन के शासनकाल तक पढ़ा था। सामंतवाद क्या चीज़ है। शॉलमैन की मृत्यु के बाद क्या स्थिति बनी सामंतवाद की, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि शॉलमैन ने विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और विस्तृत साम्राज्य को वो संभाल नहीं पा रहा था। तो उसने जो है अपने युद्ध अभियानों में सहायता करने वाले को विशाल या विस्तृत भूखंड का मालिक बना दिया। अलग अलग भूखंड प्रदान किए गए, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये भूखंड काउंटी, डच और मार्क्स इस नाम से जाने जाते थे। इस तरह से जो है शॉलमैन ने अपने राज्य को नियंत्रित किया और इस तरह से अपने उत्तराधिकारी बिठाए उन्होंने भूखंड दे करके। अब शॉलमैन की जब मृत्यु हुई उसके बाद की क्या स्थिति बनी, तो शॉलमैन की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, शासन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और आपस में लड़ते थे उत्तराधिकारी, जिसके फलस्वरूप पूरा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। शॉलमैन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। मृत्यु के बाद कौन कौन से 3 भाग थे? शॉलमैन की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य तीन भागों में विभक्त हो गया। ये 3 भाग कौन से थे? ये 3 भाग हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली। 3 भागों में विभक्त हो गया। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ नए शब्द जो है आपके सामने आएंगे। वो नए शब्द पहले क्लियर कर लेते हैं। नए शब्द क्या है ये? एक तो है बाल्कन क्षेत्र। नए शब्द कौन से सामने आएंगे? बाल्कन क्षेत्र। ये बाल्कन क्षेत्र क्या है? तो ये बाल्कन क्षेत्र ये यूरोप का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, यूरोप का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा है। तीनों ओर जल से घिरा है। बाल्कन प्रायद्वीप भी बोला जाता है इसको। अब इस बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र हैं? बाल्कन प्रायद्वीप में ये अल्बानिया,
रोमानिया, यूगोस्लाविया, यूनान, बुल्गारिया। ये नए शब्द कुछ सामने आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दौरान। ये बाल्कन क्षेत्र या बाल्कन प्रायद्वीप बोला जाता है इसको। इसके अलावा ये वासलेज संस्था, ये वासलेज संस्था क्या है? ये मनुष्य और मनुष्य के संबंध को उजागर करती है वासलेज संस्था। इसमें जो है ये वासल से बनी है। वासल काय से बनी है? वासल से बनी है। ये वासल कौन होता है? तो ये वासल जो है ये अनुचर होता है। ये वासल ये अनुचर होता है, राजा का साथ देने वाला, यानी कि अपने से ऊंचे अधिकारी के अंडर में काम करने वाला वो अनुचर होता है, उसको वासल बोला जाता है। और उसी से जो है ये वासलेज संस्था बनी है। अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत, अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति, ये बात ध्यान में रखें, व्यवसायी व्यक्ति, सैनिक नहीं, व्यवसायी व्यक्ति, अपने से ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाले व्यवसायी व्यक्ति वो क्या कहलाते थे? वासल कहलाते थे या अनुचर कहलाते थे। इसके अलावा अगला शब्द है बेनिफिस। ये बेनिफिस क्या चीज है? ये बेनिफिस है सैनिक सेवा के बदले में भूमि का विशेष अनुदान। भूमि का वो बेनिफिस कहलाती थी। सैनिक सेवा के बदले में राजा या सामंत जो है उस सैनिक को भूमि का अनुदान करते थे, भूमि दान में देते थे, उसको भूमि का मालिक बनाते थे, बेनिफिस कहलाती थी। बाद में जो है ये बेनिफिस बाद में किस नाम से जानी गई? बाद में जो है ये फीफ के नाम से जानी गई। फीफ काफी वर्षों के बाद जो है फिर नया नाम प्रचलित में आया ये फीफ के नाम से है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अंतर हुआ। क्या अंतर हुआ बेनिफिस में और फीफ में? तो बेनिफिस में तो जो है सैनिक सेवा के बदले में भूमि का विशेष अनुदान, तो इसमें तो क्या है कि बेनिफिस में केवल सैनिक ही प्रमुख होता था, यानी कि उसका मालिक हो जाता। लेकिन फीफ में क्या हो गया कि इसमें जो है ये जो भूमि है फीफ, ये सैनिक सेवा के बदले में दी जाती थी, लेकिन इसमें जो है सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित होते थे। ये अंतर था इसमें, सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित होते थे। ये कार्यालय था एक फीफ। भाई दिया तो जो है सैनिक सेवा के बदले में ही दी जाती थी फीफ,
लेकिन इसमें जो है सरकारी अधिकारी भी शामिल होते थे, सरकारी कार्यालय भी होते थे इसमें, ये इतना अंतर था। तो ये कुछ शब्द जो है ये हमारे अध्ययन के दौरान ये सामने आएंगे, इस वजह से पहले मैंने इनको जो है क्लियर कर दिया है कि ये बेनिफिस क्या चीज़ है, फीव क्या चीज़ है। ये तो शॉलमैन की मृत्यु के बाद अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि शॉलमैन की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर निकले और शासन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, आपस में उनमें एकता नहीं रही, जिसके फलस्वरूप विशाल साम्राज्य वो 3 भागों में विभक्त हो गया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और इसी समय जो है इधर तो साम्राज्य का बंटवारा हो गया। इसी समय जो बंजारे स्लाव लोग थे, स्पेन के मूर लोग थे और यूरोप के उत्तरवासी, उत्तर के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में अव्यवस्था व्याप्त हो गई और अव्यवस्था के कारण जो है राजा अपने राज्य पर नियंत्रण रख पाना उनके लिए कठिन हो गया। सामंतों की आपसी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, आपस में भी लड़ रहे थे, बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे, इसलिए वहाँ के निवासियों का जीवन वो दुभर हो गया जीना। कई बड़े जो समृद्ध नगर थे बाहरी आक्रमण की वजह से वो नष्ट हो गए। फ्रांस, स्पेन, इटली, बाल्कन क्षेत्र, इनमें जो है बड़े बड़े समृद्ध नगर थे, इनमें इन क्षेत्रों में वो समृद्ध नगर नष्ट हो गए। बाल्कन क्षेत्र के बारे में बता दिया मैंने, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी यूरोप महाद्वीप का बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, यूनान वगैरह ये क्षेत्र आते हैं। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इनमें जो बड़े जो नगर थे वो समाप्त हो गए इस वजह से बाहरी आक्रमणकारियों के कारण। जो आक्रमणकारी जो सरदार थे, ये आक्रमणकारी सरदार जो है इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो यूरोप में पदस्थापित जो राजा थे उन राजाओं को अपने पद से हटा करके इन बर्बर आक्रमणकारी सरदारों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और स्वयं ही जो है वो राजा बन बैठे वहाँ के। तो इस वजह से जो है पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र बहुत छोटे छोटे भागों में बंट गया और इनके जो है ये बर्बर सरदार थे वो शासक बन गए। केंद्रीय सत्ता बिल्कुल भी नहीं रही, अलग अलग भागों में विभाजित हो गए, कोई अधिपति जो है नहीं रहा, यानी कि केंद्रीय अधिपति नहीं रहा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अधिपति बन गए। पश्चिमी क्षेत्र जो है अधिकांश भागों में विभाजित हो गया, इस वजह से बर्बर आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया, राजाओं को अपने पद से हटा दिया गया, सामंतों को इनको, तो ये केंद्रीय सत्ता बिल्कुल भी नहीं रही पश्चिमी यूरोप में। ये स्थिति थी 9वीं शताब्दी तक की स्थिति, यानी कि 9वीं शताब्दी तक की स्थिति में जो है पश्चिमी यूरोप में कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई और ये अलग अलग बर्बर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया, उनका शासन हो गया। सारा पश्चिमी यूरोप जो है अनेक स्थानीय शासकों के अधिकार में आ गया। इस वजह से सामान्य लोगों का जीवन वो असुरक्षित हो गया, सभी देशों की आर्थिक स्थिति समाप्त हो गई इसके फलस्वरूप। और ऐसी स्थिति में जो है भाई सामंतों में भी जो है आपसी एकता नहीं थी, राजाओं में आपसी एकता नहीं थी, बाहरी आक्रमण से त्रस्त थे सारे, स्थानीय जनता दुखी थी। ये इन सारी परिस्थितियों के कारण ये जो शॉलमैन के जो उत्तराधिकारी थे, फिर इनको जो है सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई कि आपस में जो है सहयोग किया जाए और बाहरी आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा की जाए। तो फिर ऐसी परिस्थिति में यह सहयोग और संघ की पद्धति का आविर्भाव हुआ। कौन सी पद्धति का? सहयोग और संघ की
पद्धति का आविर्भाव हुआ। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई शॉलमैन की मृत्यु के बाद, जो उनके उत्तराधिकारियों ने अनुभव किया कि अब जो है आपसी सहयोग से ही बाहरी आक्रमणों से रक्षा हो सकती है, तो आपसी सहयोग से ही जो है फिर जो है ये इस प्रकार की पद्धति प्रचलन में आई। आपसी सहयोग और संघ की पद्धति, इसका विकास हुआ। और ये आपसी सहयोग यानी कि जो भी सामंत हैं, जिनको भी भूमि दे रखी है, जो सैनिक रखते हैं, वो आपस में सहयोग करें और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कार्य करें, युद्ध अभियानों में सहयोग करें। ये तंत्र, ये इस प्रकार की प्रणाली आगे चल करके क्या कहलाई? ये आगे चल करके कहलाई सामंत तंत्र कहलाया। ये इसको बोला जाता है सामंत तंत्र या सामंत पद्धति। ये इस प्रकार के आगे चल करके ये सामंत तंत्र के नाम से जानी गई। इसका विकास ये फ्रांस में माना जाता है कि इसका विकास जो है सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। मैग्निस एपिल के अनुसार, मैग्निस एपिल के अनुसार इसके अनुसार क्या है? सामंत प्रणाली का सर्वप्रथम विकास फ्रांस में हुआ। यह एपिल का मानना है कि सर्वप्रथम जो है यह सामंतवाद का या सामंत प्रणाली का विकास फ्रांस में हुआ और यहीं पर जो है यह अपनी चरम सीमा तक पहुंची फ्रांस में। माना जाता है कि जो है इसका विकास 5वीं सदी में हुआ। मैग्निस के अनुसार 5वीं सदी में, ये 5वीं सदी में हुआ। यहीं पर यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची सामंत प्रणाली। लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली जो रही यूरोपीय क्षेत्र में, सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिला किसका? सामंत प्रणाली का, वो मिला 9वीं से 11वीं सदी में। 11वीं सदी में सर्वाधिक प्रभाव सामंत प्रणाली का रहा। सामंत प्रणाली का रहा सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो सामंत प्रणाली का रहा 9वीं से 11वीं सदी में। इंग्लैंड और रूस में यह चरमोत्कर्ष पहुंची 13वीं सदी में। इंग्लैंड और रूस में भी जो है काफ़ी विकास, इसका जो है काफ़ी प्रभाव रहा, लेकिन वो जो है 13वीं सदी में अधिक प्रभाव रहा सामंत प्रणाली का, इंग्लैंड और रूस में भी। तो इस प्रकार से जो है ये सामंतवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी कि किस तरह से जो है ये सामंत तंत्र के नाम से विकसित हुई। अब उसका विकास जो है किस प्रकार से हुआ, अगला टॉपिक सामंतवाद का विकास। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है सामंतवाद का विकास। ये तो थी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामंतवाद का विकास। भाई किसी के राजा के द्वारा ये प्रणाली न तो थोपी गई है, ये अपना आप व्यवहार में आई है, तो ये एक जीवन का मार्ग बन गया। सामंत प्रणाली एक जीवन की दिशा बन गई।
एक परिपाटी बन गई सामंत प्रणाली, और उसी परिपाटी के अनुसार लोग जीने लगे, तो जीवन की एक राह बन गई है सामंत प्रणाली। जीवन का एक मार्ग था सामंत प्रणाली। जीवन का एक मार्ग था ये सामंत प्रणाली। और ये विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाया गया मार्ग है। भाई एक प्रकार की प्रणाली बन चुकी, लोगों के व्यवहार में आ गई सामंत प्रणाली, तो एक प्रकार से जो है ये जीवन की राह बन गई। इसी जीवन पे लोग चलते रहे, इसी प्रणाली के अनुसार जो है वो जीवन व्यतीत करते रहे। और ये कब अपनाई गई? शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद, जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई, साम्राज्य बढ़ गया, आक्रमणकारी हावी हो गए, तो ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जो है ये सामंतवादी प्रणाली अपनाई गई। इसको जो है किस रूप में देखा जाता है सामंतवादी प्रणाली? ये एक प्रकार से भूमि की पट्टेदारी है। सामंतवादी क्या है? अभी तक अपन ने जो पढ़ा है कि राजा को सहयोग करने वाले, राजा के युद्ध अभियानों में सहयोग करने वाले लोगों को राजा क्या करता था? भूमि का अनुदान कर देता था, भूमि दान में दे देता था, भूमि का मालिक बना देता था उनको। तो एक प्रकार से जो है ये सामंतवाद, ये एक प्रकार से भूमि की पट्टेदारी पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? भूमि की पट्टेदारी पर आधारित है, अर्थात भूमि के स्वामित्व पर आधारित है, भूमि के स्वामित्व पर आधारित है सामंतवादी प्रणाली। एक प्रकार से यह सरकार का स्वरूप बन गई सामंतवादी, और उसी हिसाब से जो है सरकार चलने लगी, कर वसूल किए जाने लगे है। तो एक जो है, एक तो भूमि की पट्टेदारी पर आधारित, इसके अलावा एक आर्थिक पद्धति भी बन गई। क्या बन गई है? आर्थिक पद्धति बन गई। भाई आय कहां से हो? राज्य को आय कैसे हो है? तो राज्य को आय जो है इस प्रणाली से हुई। राजाओं की जो विशाल भूमि है, उस विशाल भूमि को राजा जब संभाल नहीं पाए और अपने सहयोग करने वाले, अपने साम्राज्य में युद्ध अभियानों में सहयोग करने वालों को जो है राजा ने भूमि का अनुदान कर दिया, और उस भूमि पर वो लोग जो है खेती करने लगे, वही सैनिक रखने लगे और राजा की सहायता करने लगे, और तो आर्थिक सहयोग मिला राजा को। तो एक प्रकार से जो है ये आर्थिक प्रणाली हो गई, भूमि के पर पट्टेदारी पर आधारित है ये। इसके अलावा दूसरी बात ये आर्थिक पद्धति है, दोनों ही, भूमि की पट्टेदारी भी है और आर्थिक पद्धति भी बन गई। इसके बाद जो है ये जो सामंती व्यवस्थाओं का जो स्वरूप सामने आया शॉर्लमैन की मृत्यु के बाद, रोमन साम्राज्य में, यूरोप में जो सामंतवादी का प्रारूप स्वरूप जो देखा गया, यह स्वरूप सैनिक सेवा के बदले में देखा गया। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि सैनिक सेवा के बदले में ही जो है सामंतवाद का विकास हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप परिवर्तित होता गया, संशोधित होते गए। सामंतवादी प्रणाली अलग अलग समय में, अलग अलग
यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में, और समय समय पर जो है इसमें संशोधन होता गया, अलग अलग रूप से ये सामने आने लगी। तो भिन्न भिन्न स्वरूप सामने आया सामंतवाद का, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में सामंतवाद का विकास हुआ वो वहाँ की परिस्थितियों के, उस क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार हुआ कि उस क्षेत्र की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार जो है सामंतवाद का स्वरूप बदलता गया अलग अलग क्षेत्रों में। पूरे विकास क्रम को अगर देखा जाए, सामंतवाद के विकास क्रम को अगर देखा जाए तो इसमें दो बातें सामने आती है। सामंतवाद का विकास क्रम दो बातों पर आधारित है, दो बातों पर आधारित। कौन कौन सी दो बातें? इन दो बातों पर आधारित है पूरे विकास क्रम को अगर देखा जाए तो। जैसे ये मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध। दूसरी बात, भूमि की पट्टेदारी। ये दो बातों पर जो है सामंतवाद के विकास क्रम को देखा जा सकता है। मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध, इसके रूप में भी देखा जाता है कि सैनिक सेवा के बदले में भूमि का अनुदान करना, सैनिक जो है सैनिक के रूप में राजा की सेवा करना। और इसमें जो एक प्रकार की जो संस्था थी, जो पहले अपन ने जो शब्द पढ़े हैं, ये इसमें ये मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध, इनमें वासलेज, ये वासलेज संस्था, ये वासलेज संस्था, ये वासलेज संस्था जो है मनुष्य और मनुष्य के संबंधों पर ही आधारित थी। वासलेज संस्था जो बनाई गई थी, ये काफी विवादों में रही यूरोप में। वासलेज संस्था, इसमें जो है ये सैनिक सेवा पर आधारित मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध है, इनकी सम्मानजनक संबंधों को दर्शाने वाली, मनुष्य और मनुष्य के मध्य सम्मानजनक संबंधों को दर्शाने वाली। लेकिन इसका आधार क्या था? इसका आधार था मात्र सैनिक सेवा, सैनिक सेवा करना, मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध, सैनिक सेवा करना या फिर अनुचर बनना राजा का स्वामी भक्त बनना, स्वामी का आदमी, ये शब्द भी आगे आएगा, स्वामी का आदमी, यह उसी से संबंधित है। तो सैनिक सेवा पर आधारित यह मनुष्य और मनुष्य के मध्य संबंध, इसके आधार पर जो है ये एक संस्था बनाई गई थी, ये वासलेज संस्था। ये वासल क्या चीज़ है? तो ये वासल भी अपन ने देखा है कि वासल एक वासल अनुचर होता है ये, यानी कि शॉलमैन के समय जो है उत्तराधिकारियों के काल में, शॉलमैन के समय जब उत्तराधिकारियों का काल था उस समय वासल बनाए जाते थे, अनुचर बनाए जाते थे। और उसका मतलब होता है ऊंचे व्यक्ति के अंतर्गत लड़ने वाला व्यवसायी व्यक्ति, अपने से ऊंचे, अपने से बड़े व्यक्ति के साथ, अपने से बड़े व्यक्ति के अंडर में, उनके नियंत्रण में लड़ने वाला व्यक्ति वासल कहलाता था। अनुचर जिसको बोलते हैं, अनुचर कहलाता था। और इसी बीच क्या है, ये इस तरह से जो है अनुचर बनने लग गए, वासल बनने लग गए। उत्तराधिकारी जो है वो इस प्रकार से अनुचर बनाने लगे
इसी बीच जो है पहले अपन ने पढ़ा था कि शॉलमैन ने अपने विस्तृत साम्राज्य को जो है ये उनके उत्तराधिकारियों में बांटा, यानी कि ये काउंट, बिशप, इस तरह से भूमि का अनुदान बड़ी बड़ी भूमि में बांट दिया गया, उत्तराधिकारी के रूप में उनको दे दिया गया। और वो लोग क्या है, वो लोग जो है शॉलमैन के युद्ध अभियानों में सहयोग करते थे। तो फिर जो है उत्तराधिकारी के शासनकाल के दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति सामने आई। इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी वासल बनाए और प्रभावशाली लोग जो बड़े बड़े भूखंड के मालिक थे, जो प्रभावशाली लोगों के पास जो बड़े बड़े भूखंड थे भूमि के, जो उस समय ये काउंटी और ये बिशप इस तरह से नाम थे, मार्क्स, इन नामों से जाना जाता था उनको। तो ये लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए इससे। तो इससे प्रभावित होकर के, यानी कि वासल से प्रभावित होकर के जो है ये जो प्रभावशाली लोग थे, जो बड़े भूखंड के मालिक थे, ये भी स्वामी भक्त बनने के लिए तैयार हुए। स्वामी भक्त, फिडलस, होमिनेज, राजा के साथ संबंधित होने लगे। फिर ये लोग भी किस नाम से, इनको जो है स्वामी भक्त, होमिलेज, फिडलस, ये फिडलस अथवा फिडलस कह दें अथवा ये होमिलेज कह दें। होमिनेज, इसका मतलब है स्वामी भक्त। फिर जो है उत्तराधिकारियों के साथ जो बड़े बड़े भूखंड के मालिक थे, वो बड़े बड़े भूखंड के मालिक फिडलस अथवा होमिनेज के नाम से राजा के साथ संबंधित होने लगे, उनके स्वामी भक्त बन गए, राजा के साथ संबंधित हो गए। और बाद में जो है भाई आपस में संबंधित होने लगे। फिर ये शॉलमैन के जो उत्तराधिकारी थे, तो उत्तराधिकारियों ने भी ये अनुभव किया, क्या अनुभव किया कि बाहरी आक्रमणकारी या मुसलमानी आक्रमणकारियों से जो है किस प्रकार से साम्राज्य की रक्षा की जाए। तो उसके लिए जो है हम तभी उसका मुकाबला कर सकते हैं जब हमारे पास जो है सुसंगठित सेना हो, अश्वारोही सेना, घोड़े पर सवार सेना, वो सेना हो, तब जाकर के हम जो है मुसलमानी आक्रमणकारियों का जो है मुकाबला कर सकते हैं। यह अनुभव किसने किया, यह अनुभव किया शॉलमैन के उत्तराधिकारियों ने। तो फिर जो है यह अनुभव किया जाने लगा कि अश्वारोही सेना रखना आवश्यक है, घुड़सवार सेना यह रखना आवश्यक है आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए। तो फिर जो है इन उत्तराधिकारियों ने ये जो वासुदेव जो अनुचर थे, उन अनुचरों को जो है भूमि का अनुदान दिया गया, और वो भूमि का अनुदान बेनिफिस कहलाया। उसमें क्या अनुचर्या वासव क्या करता था, अनुचर्या वासव जो है उस भूमि से अपनी आवश्यकता को भी पूरा करता था और घोड़े भी रखता था। सैनिक सेवा के बदले में यह भूमि दी जाती थी अनुदान में, और उसी भूमि पर जो है वो अपना और घोड़े का खर्चा निकालता था। तो इस प्रकार से वासव को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जो भूमि दी गई है बेनिफिस है, उस पर जो है घुड़सवार यानी कि घोड़े रखे और सैनिक के रूप में वो काम करे। ये उत्तराधिकारियों ने यानी कि अपना खर्चा जो है उसी भूमि से वो निकाले। बाद में क्या हुआ, बाद में जो है सभी जो बड़ी बड़ी भूखंड के मालिक थे, जो भूमिपति थे, जो प्रभावशाली लोग थे, इनसे भी उत्तराधिकारियों ने ये अपेक्षा की कि ये भी जो है हमें सैनिकों का सहयोग करे बाहरी आक्रमण के दौरान। वासव को जो बेनिफिस के रूप में भूमि दी गई उसको तो घोड़े रखने के लिए कह दिया, लेकिन उत्तराधिकारियों ने बड़े भूखंड मालिकों से भी यह अपेक्षा की कि वो भी जो है जरूरत पड़ने पर उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करे, सैनिक सहयोग की अपेक्षा की गई।
तो समय के साथ साथ जो है इस प्रकार की परंपराएं वो कानून का रूप लेने लगी। बड़े बड़े जो समारोह होते थे उनमें भी जो है इन समारोह पर भी ऐसी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऐसे सैनिक सेवा के रूप में भी जो है ऐसे समारोह में विशेष ध्यान दिया जाता था। तो फिर जो है ये स्वामी का आदमी, स्वामी का आदमी यानी कि स्वामी भक्त, अनुचर जो अपन ने पहले पढ़ा है, ये बनाने के लिए स्वामी भक्ति संबंधी कार्य करने पड़ते थे। वासल को, जो पहले पढ़ा अपन ने, वासल को क्या करना पड़ता था? स्वामी भक्त बनने के लिए, स्वामी भक्त बनने के लिए वासल को स्वामी भक्त संबंधी कार्य करने होते थे, है? और उसका प्रमुख कार्य यही था कि स्वामी भक्ति उसका प्रमुख कार्य था, ये उसकी स्वामी भक्ति। स्वामी के प्रति जो है स्वामी भक्ति की उसको वासल को स्वामी भक्ति के प्रति शपथ लेनी पड़ती थी, स्वामी भक्ति की। और लोगों ने जो है फिर जो बड़े बड़े भूखंड के मालिक थे उनको जो है उसी हिसाब से, उसी अनुपात में राजा को सैनिक सहायता देनी पड़ती थी। जिस प्रकार जितनी भूमि का मालिक है उस हिसाब से जो है राजा को सैनिक सहायता देगा। चाहे वो सामान्य भूमि का मालिक हो या धार्मिक भूमि का मालिक हो, तो भूमि के अनुपात में जो है सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। किनको? इन उत्तराधिकारियों को। तो लोगों ने जो क्या किया, जिनके पास बड़े बड़े भूखंड थे, उन भूखंडों के कुछ क्षेत्रों को बेनिफिस के रूप में अन्य लोगों को देना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग जो है सेना के रूप में उस भूखंड मालिक को सहायता करें, उस भूखंड मालिक को सहायता करें। यह बेनिफिस जो है, यह भूमि का पट्टेदार इस भूमि पर आबाद किसानों पर पूर्ण अधिकार रखता था। वो जो बड़े बड़े भूखंड के मालिक थे और जिसको बेनिफिस बनाया गया, जिसको भूमि का अनुदान दिया गया, उस किसान पर उस पट्टेदार का पूर्ण अधिकार होता था, चाहे जिस रूप में वो जो है किसान का उपयोग करता था, सैनिक के रूप में भी करता था। तो सैनिक के बदले में भूमि दी जाती थी, इसलिए सैनिक के रूप में उसको काम करना होता था, सैनिक सेवा के बदले में। इसके अलावा जिसको बेनिफिस प्राप्त हुआ भूमि अनुदान के रूप में, उसको जो है अन्य छूट भी मिलती थी। अब वो किस प्रकार की छूट मिलती थी वो इस वीडियो के अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।